हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अंकित आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज ये पहली वीडियो है हमारी जो कि यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम अपना ईवीएस का टॉपिक कवर करेंगे। तो आज ये पहली क्लास है। पहली क्लास में हम लोग ईवीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही में एक टॉपिक है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको ईवीएस की क्लास मिल रही है। ईवीएस की क्लास में हमारे एग्ज़ाम में पहले पेपर 1 में ईवीएस 30 मार्क्स का आता है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन्हीं को हमें पढ़ना है और साथ ही में इन्हीं के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर, हाँ, ये टॉपिक ऐसा, ईवीएस ऐसा है प्राइमरी में पेपर 1 के लिए कि इसमें आपको विज्ञान भी पढ़ना होगा थोड़ा सा, साथ ही इतिहास भी पढ़ना होगा, भूगोल भी पढ़ना होगा, नागरिक शास्त्र भी पढ़ना होगा और पर्यावरण के कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जो कि ये 30 नंबर में आएंगे। 30 नंबर में आने के साथ ही इसमें इसका वेटेज जैसा होगा, मैं आपको अभी क्वेश्चन वाइज भी दिखाऊंगा, बट पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सिलेबस ये है, स्क्रीन पे आप लोग थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा। फिलहाल मैं बिना देरी करते हुए टॉपिक पे चलता हूँ। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हमारा परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, वही आवरण का मतलब होता है घेरा। यानी कि जो हम अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें देखते हैं या जिन चीज़ों से हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? वो सारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह पर्यावरण है। जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो क्या है? पर्यावरण है। जैसे भाई हम लोग, हमारा परिवेश है, हमारा परिवेश में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब किसके अंदर आएगा? पर्यावरण के अंदर आएगा। तो एक जो इंग्लिश का शब्द है इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है पर्यावरण, इस इन्वायरमेंट की ओरिजिन कहाँ से हुई है? इस इन्वायरमेंट की ओरिजिन हमारा एक फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वार्नर, जिससे इन्वायरमेंट की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ओरिजिन हुआ है। अब इन्वार्वर शब्द का अर्थ समझिए क्या है। इसका अर्थ है आस पड़ोस, यानी कि नाइबरहुड। क्या है? आस पड़ोस। तो हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, वही आवरण का मतलब होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हो गया जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह पर्यावरण है। ठीक। ये पूछा जाता है कि ये फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इनवॉर्नर, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले अब इसकी परिभाषा देखेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। हमारे आसपास मौजूद सभी सजीव, यानी कि जैविक और निर्जीव अजैविक घटकों का सम्मिलित रूप जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाता है। यानी कि हमारे आसपास में मौजूद जितने भी सभी सजीव या निर्जीव, देखो हमारा जो वातावरण है किस चीज़ से मिलकर, दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, या तो इसमें सजीव चीज़ें होंगी या तो निर्जीव चीज़ें होंगी। यानी कि या तो इसमें लिविंग थिंग्स होंगी या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। अब इन्हीं लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक। और नॉन लिविंग थिंग्स किसके अंतर्गत आती हैं? एबायोटिक। यानी कि एबायोटिक के अंदर जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होंगी वो सारी आएंगी, वहीं बायोटिक के अंदर जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं ये बायोटिक बायोटिक के अंदर आएंगी। बायोटिक में हमारे कौन कौन से हैं? जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया,
वही नॉन लिविंग थिंग्स में कौन है, जो कि ये एबायोटिक के अंदर आएंगे, जैसे पानी हो गया, सॉयल हो गया, एयर हो गया, मिनरल हो गया, लाइट हो गई, है ना। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण के घटक कौन से हैं। पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट दो तरीके के कंपोनेंट से बना है, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक और एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। बायोटिक में सभी सजीव वस्तुएं आएंगी, जैसे कि इंसान हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गए। और एबायोटिक में वही निर्जीव, जिसमें कि जान नहीं होती, यानी कि जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती। वो कैसे होंगे, वे होंगे हमारे अबायोटिक। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है हमारा जैविक तथा अजैविक घटकों का युग्म है से बना हुआ है। पर्यावरण हमारे जैविक तथा अजैविक घटकों के युग्म से बना हुआ है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक घटक, जिसमें से हमें दो चीज़ पढ़नी है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक हमारे बायोटिक, अजैविक अबायोटिक। यानी कि वही हमने अभी बताया कि जैविक में जैसे पेड़ आ गया, पौधे आ गए, जीव जंतु हो गया, और इसमें अपघटक भी आते हैं, यानी कि डिकम्पोजर्स भी आते हैं, जिसमें जीवाणु, कवक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, या फिर जो भी वस्तुएं होती हैं, वेस्ट होता है, उनको सड़ा गला कर हमारी मिट्टी पे उपजाऊ बना देते हैं। और अजैविक में तुम्हारा सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गई, सॉयल, तापमान हो गया, टेम्परेचर, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, ये सब किस में आएंगे उसमें। अब कंपोनेंट घटक में दो तरीके से बांटा गया, नेचुरल कंपोनेंट, वहीं पे एक मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल कंपोनेंट। कुछ चीज़ें हैं भाई, ये सब सारी चीज़ें हमें किसने दिया है, ये सारी चीज़ें हमें नेचर ने दिया है। किसने दिया, नेचर ने दिया। वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण ह्यूमंस ने किया है। जो अब चूंकि ह्यूमंस ने किया है, इसलिए ये क्या हो गई, मानव निर्मित हो गई। इसलिए ये मानव निर्मित हो गई। इनके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, जैसे कि बांध हो गया हमारा, सड़क हो गया, रोड है, हाउस है, संस्कृति है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। देखो देखते हैं ना कि अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर होते हैं। पंजाब का कल्चर कुछ और है, यूपी का अलग है, हरियाणा का थोड़ा सा अलग है। तो हम कह सकते हैं ना कि भारत विविधताओं का देश है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर एक साथ देखे जाते हैं, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सॉरी। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ईवीएस, यानी कि पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं। जो हमारा पर्यावरण है बेसिकली चार तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, पहला तत्व हमारा है वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल। वायुमंडल को हम लोग एटमॉस्फेयर कहेंगे, वहीं जलमंडल को हाइड्रोस्फेयर करेंगे, और स्थलमंडल को लिथोस्फेयर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों से मिला के जो हमारा बनेगा जैवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर। इसमें क्या है, सभी सजीव का जीवन यहीं चलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया और वायुमंडल, इन तीनों से मिलके जो एक कॉमन एरिया होगा, यहीं पे हम लोग रहते हैं, जिसमें से जल भी है, स्थल भी है और एयर भी है, वायु भी है। तो इस मंडल को हम लोग क्या कहेंगे, जैवमंडल कहेंगे। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जल, स्थल, वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं, जीवन को इस जगह पे संभव बनाते हैं, उस मंडल को क्या कहेंगे, उस मंडल को जैवमंडल कहेंगे। सॉरी। एलिमेंट्स ऑफ ईवीएस, इसके अंतर्गत चार तत्व हमने पढ़े। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। वायुमंडल है क्या, वायु यानी कि एयर, जो कि क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यानी कि जो एयर है, एयर क्या है,
मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गैसों का निर्माण कैसे होता है, या वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है? इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, जलवाष्प होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो हम कहें वायुमंडल क्या है? गैसों का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। वो क्या है? हमारा वायुमंडल है। गैसों का ऐसा आवरण जो पृथ्वी को घेरे हुए है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के ये चारों ओर क्या कहते हैं? गैसेस हैं। इसमें क्या है? इसमें धूल के कण भी हैं, जलवाष्प भी हैं, है ना? तो ये जितने भी कण हैं और ये पृथ्वी है, इन पृथ्वी को से चिपके हुए हैं। ये सारी चीज़ें जितने भी हैं इन पृथ्वी से चिपके। अब ये इनके चिपकने का रीज़न क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पर वायुमंडल को अपने साथ बांध कर रखता है। यानी कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना ज़्यादा है कि इन सारी चीज़ों को ये अपने से चिपका के रखता है। भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि क्या कहते हैं, वायुमंडल है पृथ्वी से दूर हो जाए? हाँ, फिर पॉसिबल ही कैसे है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत ही ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मैग्नेट है, जो कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमें क्या, जितनी भी चीज़ें हैं पृथ्वी में, वो सारी चीज़ें क्यों अट्रैक्ट, पृथ्वी पे कैसे जुड़ी हुई हैं? वो सारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जुड़ी हुई हैं। अब हम देखेंगे आगे कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का संगठन कैसे हुआ है, किस किस चीज़ों से मिल के बना है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। वहीं दूसरा ऑक्सीजन, जो कि 21% है। इसे प्राणवायु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को ये रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया में करने में सहायक होती है। इसी की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं और जीवित रह पाते हैं। तीसरी पाई जाने वाली ऑर्गन गैस है, जो कि 0.93% पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। कैसी गैस है ये? अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। ये किसी दूसरों गैसों के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इसे अक्रिय गैस कहते हैं या नोबल गैस कहते हैं। आर्गन कैसी गैस है? हमारी अक्रिय गैस है। पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्गन कैसी गैस है और इसका कंपोजिशन में कितना परसेंट है, तो वहाँ पे 0.93% हम लोगों को आंसर लगाना होगा। चौथी इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03%। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी गैस की वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जितने भी प्लांट्स होते हैं वे अपना फूड खुद बनाते हैं। किसकी वजह से? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि सन की प्रेजेंस में होती है। पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पांचवी और आखिरी गैस है इसमें कौन सी? नियॉन गैस, जो कि 0.0018% पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयरें हैं, यानी कि वायुमंडल की परतें। तो वायु के घनत्व और तापमान के आधार पे हमने इनको 5 परतों में विभाजित किया है। किसमें, कितने परतों में विभाजित किया है? 5 परतों में विभाजित किया है। वायु के घनत्व और तापमान के आधार पे 5 परतों में विभाजित किया गया है किस चीज़ को? वायुमंडल की परतें। ठीक है, सबसे पहली परत कौन सी हमारी? क्षोभ मंडल है। दूसरी हमारा समताप मंडल है। तीसरा हमारा मध्य मंडल है। चौथा हमारा ताप मंडल है। और पांचवा हमारा बाह्य मंडल है। क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। समताप को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर कहते हैं। वही ताप मंडल को थर्मोस्फेयर कहते हैं। और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये क्या है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ये हमारी अर्थ है,
इसके बाद पहली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। फिर दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। तीसरी है हमारा मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल। चौथी हमारी थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल। और पांचवी है एक्सोस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। जो पहली ट्रोपोस्फेयर है ये भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर भी इम्पोर्टेंट है। आगे चल के एक एक के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं। जो पहला हमारा है क्षोभ मंडल यानी कि ध्रुव से ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसकी ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर तक और एवरेज हाइट होती है इसकी 13 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है हमारा समताप मंडल 18 से 50 के बीच में। फिर 50 से 80 के बीच में आता है मध्यमंडल। फिर 80 से 640 के बीच में आएगा हमारा तापमंडल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी की जो नीचे वाली लेयर होती है तापमंडल की, इसी को हम लोग आयन मंडल भी कहते हैं यानी कि आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। फिर 640 से जब हम 1000 के ऊपर जाएंगे तो हमारा उसको कहेंगे वायुमंडल। अब आते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या है, क्षोभ मंडल में हमें क्या क्या मिलता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की, 13 किलोमीटर है। ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है, वही भूमध्य रेखा पे यानी कि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है। वायु का सर्वाधिक घनत्व इसी परत में पाया जाता है। जो वायु का सर्वाधिक घनत्व है इसी परत में पाया जाता है यानी कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में ही वायु का सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। अब घनत्व क्या होता है, यानी कि डेंसिटी। सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं। जितनी भी मौसमी संबंधित घटनाएं होती हैं यानी कि वर्षा होना, पानी गिरना, धुआं, चक्रवात, सुनामी, मेघ बादलों का गरजना, ये सारी घटनाएं किस परत में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और हाँ, हम लोग भी इसी मंडल में रहते हैं। देखो, इस मंडल की एक खास बात है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में कमी आती है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा कम होगा। अब कितना कम होगा आइए देखते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है यानी कि सामान्य ह्रास दर है, क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आती है। यानी कि हम 165 मीटर जैसे ही ऊपर जाएंगे हमारे यहाँ का इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं। जो कि किस मंडल में पाया जाता है, ये पाया जाएगा तुम्हारा क्षोभ मंडल में यानी